जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है फिर से आज की इस क्लास में। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का यहाँ पर आपका जुलाई 2019 में ये पेपर हुआ था भई आपका सीटेट ने पूछा था 2019 में। ये आपका पेपर 2 की यहाँ पर सीडीपी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहल वर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन क्या है? अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं समझौते सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। जो वर्णन है इसमें से ये बताना है कि ये लॉरेंस कोहल वर्ग की नैतिक तर्क की अवस्था कौन सी है, किस कारण का है, ये कौन सी अवस्था का है? पहला यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, दूसरा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, तीसरा सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास या चौथा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो देखिए ये है आपका क्या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास का, किसका भाई? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास का वर्णन है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया है? कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए, है ना, संपूर्ण मतलब सार्वभौमिक, तो सार्वभौमिक नैतिकता अभिविन्यास का अवस्था है ये। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अभी आपका? निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक या मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? पहला सजीवात्मक चिंतन, दूसरा सुरक्षित रखने की योग्यता, तीसरा परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, चौथा द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं। तो देखिए यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सुरक्षित रखने की योग्यता। जो आपकी दूसरी अवस्था सॉरी तीसरी अवस्था है भाई, मूर्त संक्रियात्मक तीसरी होती है। तीसरी अवस्था जो आपकी उसमें क्या है, ये सुरक्षित रखने की योग्यता होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पर सही होता है। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई। जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? भाई जो जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की थे उन्होंने अधिगम को किस रूप में देखा था? पहला कौशलों का अर्जन, दूसरा प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, तीसरा निष्क्रिय आवृत्ति प्रतिक्रिया या चौथा सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। तो देखिए वो देखते हैं कि सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं वो अधिगम को। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई क्या है आपका? ये आपका समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों का गैर परंपरागत भूमिकाओं के चित्रित करते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? पहला लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ावा देने के लिए, दूसरा लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, तीसरा रूढ़िवाद लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, चौथा लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 क्या लैंगिक जेंडर रूढ़िवादियों का सामना करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं यानी निभाते हैं? पहला आपका ए मीडिया, दूसरा परिवार, दूसरा परिविद्यालय, तीसरा परिवार, चौथा पास पड़ोस। अब यहाँ पर कूट दिए गए हैं कि भाई पहले में तीसरा पहला, दूसरे में दूसरा तीसरा, तीसरे में पहला तीसरा चौथा, चौथे में 1 2 3 4 सारे के सारे। तो देखिए जो सामाजिकरण में भूमिका निभाते हैं बच्चे के वो सभी हैं, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा ये सभी के सभी भूमिका निभाते हैं भाई। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही होता है 5 का। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है अभी आपका? हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं में से युक्त एक व्यक्ति की वृद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? भाई यहाँ पर विशेषता है, इस विशेषता से संबंधित जो व्यक्ति है उसकी वृद्धि किस प्रकार की होगी ये पूछा है। पहला दूसरों की विशेषता क्या है भाई? दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। तो ये जो विशेषता है ये किस प्रकार की बुद्धि से वर्गीकृत होगी? पहला है आपका प्रकृतिवादी, दूसरा अंतरावैयक्तिक, तीसरा अंतःवैयक्तिक या चौथा नैदानिक। तो ये है आपकी अंतःवैयक्तिक, क्या है? इंटरपर्सनल, ये इंटरपर्सनल विशेषता है बुद्धि की। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है अंतःवैयक्तिक 6। ठीक है साथियों, 6 का ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं भाई क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? पहला आपका बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग अलग नाम देना। दूसरा कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना। तीसरा समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना। चौथा
बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता-पिता के साथ चर्चा करना। तो आपको सही विकल्प बताना है भई इनमें से। पहला है आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरा पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे में क्या है? दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे में दूसरा और चौथा। तो देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर 3 क्या? दूसरा, तीसरा और चौथा, क्योंकि पहला जो है आपका वो गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप बच्चे को अलग-अलग कर रहे हैं ना, उनको अलग-अलग नाम दे रहे हैं, तो ये आपका गलत हो जाता है स्टेटमेंट। बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका? देखिए निम्नलिखित में से कौन-सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? पहला है पाठ्य केंद्रित पुस्तक केंद्रीय अधिगम। दूसरा प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। तीसरा मानक निर्देशन एवं मूल्यांकन। चौथा बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड। तो देखिए प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में प्रमुख है वो है कि प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। ठीक है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए 9 क्या है आपका? विकास में व्यक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ये विकास में जो व्यक्तिक विभिन्नता होती है उसको समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण होगा? पहला वंशागत विशेषताओं पर विचार करना, जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती हैं। दूसरा पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना, जो लोगों को प्रभावित करते हैं। तीसरा शरीर एवं दिमाग के परिपक्वपन विचार करना। चौथा वंशागत विशेषताओं के साथ-साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारंपरिक क्रिया पर विचार करना, यानी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। तो देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर 4 क्या? वंशागत विशेषताओं के साथ-साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना आपका व्यक्तित्व विभिन्नता को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होता है। ठीक है दोस्तों? चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन क्या है भाई? निम्नलिखित में से कौन-सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अब विकास का सिद्धांत कौन-सा नहीं है? पहला है आपका व्यक्ति अलग-अलग गति से विकास करते हैं। दूसरा विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। तीसरा विकास समय के साथ धीरे-धीरे घटित होता है। चौथा विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय निर्धारित हो जाती है। अब यहाँ पर नहीं पूछा आपसे, गलत स्टेटमेंट पूछा है। तो गलत स्टेटमेंट आपका ऑप्शन नंबर 4 है क्या? कि विकास की सटीक गति। भई विकास की ऐसा थोड़ी है सटीक गति निश्चित होगी कि हाँ, बस हाँ, ये मान लीजिए गाड़ी चल रही है 10 की स्पीड से 10 की स्पीड से चलेगी या 50 की चलिए 50 की स्पीड से ही चलेगा विकास। ऐसा नहीं होता है भई, सटीक गति से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए 11वां क्वेश्चन है, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। जो शिक्षक होते हैं लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसकी सही विवेचना क्या है? पहला लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती हैं। दूसरा लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। तीसरा यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। चौथा कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर उनकी जो इस प्रकार की क्रिया करते हैं वो इसकी सही विवेचना होगी कि ये जो क्या है, ये शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही सही होगा। क्या है भई ये? एक लिंग पक्षपात का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका? एक समस्या को मूल एवं अपसारी संसाधनों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? कि भई जो एक समस्या है उसको मूल और अपसारी संसाधन यानी अपसारी चिंतन एक तरह से। तो आपको अपसारी से नाम याद आ जाना चाहिए, किसकी बात हो रही है? क्रिएटिविटी की बात हो रही है ना? सृजनात्मकता की बात हो रही है। तो पहला ऑप्शन आपका अहम केंद्रित बच्चों की, दूसरा क्षतिग्रस्त बच्चों की, तीसरा सृजनात्मक बच्चों की और चौथा अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा क्या? सृजनात्मक बच्चों की। कौन-सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा सृजनात्मक, यानी क्रिएटिव चिल्ड्रन जो होते हैं, क्रिएटिव बच्चे जो होते हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों? 12 का ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते हुए एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेश अनुकूलन करने चाहिए? पहला स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। दूसरा कई प्रकार के दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना। तीसरा स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सकें। चौथा अनेक प्रकार से लिखित कार्यों विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना। तो देखिए उसको करना चाहिए क्या? ऑप्शन नंबर 1 स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों को अधिक मात्रा में प्रयोग करना, क्योंकि बच्चे क्या है, दृश्य रूप से बाधित है, दृष्टि रूप से बाधित है, उसको देखने में अक्षमता है भाई, तो वो छूकर महसूस अच्छे से करेगा, सुन लेगा स्पष्ट रूप से। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14।
देखिए भई क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार के उपयोग करना चाहिए? पहला है आपका सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, दूसरा सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, तीसरा कभी-कभी प्रयोग करना चाहिए या चौथा प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो देखिए सहयोगात्मक अधिगम में हम उम्र साथियों के साथ शिक्षक को समावेशी कक्षा में क्या करना चाहिए? सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए भई? सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। तो 14 का आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होता है, ठीक है। अब 15 क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। 15 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन-सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? देखिए समावेशी से एक साथ दोनों क्वेश्चन आ गए भाई लगातार। पहला आपका एकरूप निर्देश, दूसरा मानकीकृत परीक्षण, तीसरा प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना या चौथा विशिष्ट योजना, शिक्षा योजना। तो देखिए समावेशी शिक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? सो वो होगा सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा भाई? आपका ऑप्शन नंबर 4 विशिष्ट शिक्षा योजना क्या हो जाएगी भाई? विशिष्ट शिक्षा योजना ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों से निम्नलिखित में से कौन-सा सही है? भई यहाँ पर अधिगमकर्ता दिए हैं, उनके मिलान दिए हैं। इसमें से आपको ये बताना है कि कौन-सा मैच अच्छे से किया हुआ है, सही है। पहला श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता, दृश्य संरचना को समझ नहीं सकते। दूसरा पठन अक्षमता अधिगमकर्ता, धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी। तीसरा सृजनात्मक अधिगमकर्ता, अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमे। चौथा अवधान कमी अधिगमकर्ता, उच्च अभिप्रेरणा, लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सही दिया है वो बिल्कुल दूसरा ऑप्शन है पठन अक्षमता यानी डिसलेक्सिया जो बोलते हैं आप, पठन अक्षमता जो होती है वो धारा प्रवाह एवं पढ़ने लिखने में कमी उसी को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही मैच है, ठीक है। 16 का आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17वां क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन-सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है? नहीं पूछा है यहाँ पर। पहला, पहले से विद्यमान ज्ञान के नए ज्ञान को जोड़ना। दूसरा, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। तीसरा, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना। चौथा, एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो देखिए आपसे नहीं पूछा है, गलत स्टेटमेंट तो गलत यहाँ पर क्या है? दोहराने एवं स्मरण करने पर बढ़ावा देना। भाई दोहराना, रटना, रटाना ये सभी जो हमारी पेडागॉजी है, बाल बाल केंद्र शिक्षा है, वो इसको नकारती है, वो इसको गलत मानती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। ठीक है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए 18वां क्या है भाई? निम्नलिखित में से कौन-सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता? यानी संरचनात्मक परिवेश जो होता है आपका कंस्ट्रक्टिविज़्म एनवायरनमेंट जो है, उसके साथ कौन-सा अनुकूल नहीं है यहाँ पर? ये बताना आपको। पहला आपका विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं। दूसरा, विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं और आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। तीसरा, शिक्षक प्रमुख कारणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्रचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम को की योजना बनाते हैं। या चौथा है आपका स्टेटमेंट वही चौथा क्या है आपका? अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। तो बताइए भाई यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 कि अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय फीडबैक पर प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। तो यहाँ पर गलत स्टेटमेंट पूछा था भाई, है ना? तो गलत आपका यही है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही होता है 18 का। चलिए 19 क्वेश्चन नंबर 19 एक शिक्षक को विद्यार्थी को डैश डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश डैश के। भाई क्या करना चाहिए? पहला अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने, दूसरा प्रदर्शन लक्ष्य, अधिगम लक्ष्य, तीसरा असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, अंक लेने के लिए लक्ष्य, चौथा अंक लेने के लिए लक्ष्य या असफलता से बचने के लिए लक्ष्य। तो देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 क्या? कि एक शिक्षक को विद्यार्थी को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 19 का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपका भाई? निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है? यहाँ पर प्रभावी अधिगम रणनीति के कौन-कौन से उदाहरण है ये पूछा है। पहला है लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, दूसरा संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, तीसरा उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, चौथा
हम उम्र साथी को समझाना या 5वां है आपका स्वयं से प्रश्न करना। अब देखिए ये प्रभावी अधिगम की रणनीतियाँ दी गई हैं कुछ, इनमें से आपको सही रणनीति चुनना है। पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा पहला, चौथा, पाँचवाँ, तीसरा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा है आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ यानी सारे के सारे। तो देखिए 20 का आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा कि ये सारी की सारी जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, ये सारी 5 की 5 रणनीतियाँ जो हैं ये सारी की सारी प्रभावी रणनीतियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 20 का ऑप्शन नंबर 4 सही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन-सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन-सा है भई? पहला, मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। दूसरा, मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। तीसरा, गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणा को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। चौथा, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। तो देखिए बाह्य प्रेरणा क्या होती है? भई किसी के द्वारा प्रेरित होकर कार्य करना। अब ये क्या कर रही है भई लड़की? क्या? कि मैं गृह कार्य पूरा करती हूँ इसलिए क्योंकि किस कारण? कि जो शिक्षक हैं प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं, यानी ये बाहरी रूप से मोटिवेटेड है, बाहरी प्रेरणा का उदाहरण है ये ऑप्शन नंबर 4। 21 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, देखिए 22 क्या है आपका? एक प्राथमिक कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? भई प्राथमिक कक्षा उसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला, केवल उदाहरण देने चाहिए। दूसरा, केवल गैर उदाहरण देने चाहिए। तीसरा, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। चौथा, उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए। तो क्या करना चाहिए भई? तो शिक्षक को करना चाहिए उदाहरण उससे संबंधित और गैर उदाहरण जो उससे संबंधित नहीं है, दोनों देने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है? 22 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होता है। चलिए 23, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन-सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? भई इनमें से ऐसी कौन-सी रणनीति है जो बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? पहला है आपका अन्वेषण एवं परिचर्चा, दूसरा सूचनाओं का संचरण, तीसरा दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना, चौथा एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण। तो देखिए वो है आपका अन्वेषण एवं परिचर्चा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्या? कि वो अन्वेषण एवं परिचर्चा ऐसी रणनीति है जो बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। ऑप्शन नंबर 1 23 का यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। ठीक है दोस्तों, 23 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या है भाई? बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं डैश डैश हैं। पहला, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। दूसरा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है। तीसरा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करती हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करना चाहिए इनको। चौथा, सूचित करती हैं कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की हैं। तो देखिए भाई जो बच्चों की गलतियां एवं धारणाएं होती हैं वो क्या होती हैं? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम होती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता है। 24 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? जो कंस्ट्रक्टिविज्म फ्रेम होता है इसमें बच्चे को किस रूप से देखते हैं भाई? पहला, लघु वयस्क के रूप में जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान तथा संवेग में वयस्कों की तुलना में कम है। दूसरा, कोरी पटिया या खाली स्लेट जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। तीसरा, एक निष्क्रिय प्राणी जैसे अनुबंधन के लिए द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है तथा ढाला जा सकता है। चौथा, एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। तो देखिए संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस प्रकार से देखा जाता है? तो संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को देखा जाता है आपका एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? भाई अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का जो प्रयोग कर रहे हैं उस समय उसको करते हुए शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? पहला, एक मूक दर्शक होना चाहिए जो तथा जो बच्चों करना चाहते हैं उन्हें करने देना चाहिए। दूसरा, कक्षा को छोड़ देना चाहिए तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना चाहिए। तीसरा, सहयोगात्मक होना चाहिए तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना चाहिए। चौथा, उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं। तो देखिए शिक्षक को क्या करना है? शिक्षक को सहयोगात्मक होना है और प्रत्येक समूह की निगरानी करना है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। 26 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए 27 क्या आपका? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? पहला है आपका ऑप्शन, विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। दूसरा, अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। तीसरा, अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होती है। चौथा, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं।
तो देखिए विकास और अधिगम के संबंध में यहाँ पर संबंध पूछा है, तो क्या होता है विकास और अधिगम का संबंध? तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या? विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित होते हैं और अंतः निर्भर होते हैं, एक दूसरे पर अंतः निर्भर होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 27 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जा सकता है? पहला मानसिक उपकरण, दूसरा स्कीमा, तीसरा प्रतिमान या चौथा मानसिक कैप या मेंटल मैप्स। तो क्या कहा जाता है भाई इसको? इसको कहा जाता है आपका स्कीमा। क्या कहा जाता है भाई इसको? स्कीमा। ये स्कीमा किसने नाम दिया था भाई? ये जीन पियाजे ने नाम दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। 28 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त प्रश्न को प्रकाशित करती है? पहला समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र, दूसरा साम्य धारण, तीसरा संरक्षण या चौथा बुद्धि। तो ये है भाई आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र का की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है भाई? जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी आप जेड जो बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसकी बात हो रही है। क्यों? कि भाई वो जहां तक अकेले पहुंच सकती है उससे कहीं आगे जा सकती है सहयोग के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्या हो जाएगा? जेड यानी जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो 29 का ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है? जो लेव वाइगोत्स्की थे, उनके अनुसार जो आधारभूत मानसिक क्षमताएं होती हैं उनको मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संक्रियाओं में बदला जा सकता है, ये पूछा है आपसे। पहला ऑप्शन है पुरस्कार एवं दंड, दूसरा सामाजिक पारस्परिक क्रिया, तीसरा उद्दीपन अनुक्रिया संबंध या चौथा अनुकूलन एवं संगठन। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होता है? सामाजिक एवं पारस्परिक क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? सामाजिक एवं जो सांस्कृतिक होती है आपकी संस्कृति, उसकी पारस्परिक क्रिया के द्वारा आप क्षमताओं को उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता है। तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव क्लासेस आपको डेली मिलती रहे। तो चलिए वे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।